आपको जैसा भी आता है। हमारा पहला क्वेश्चन है, दो ट्रांसमिशन लाइनों के बीच की दूरी को क्या माना जाता है? इंडक्टिव कहा जाता है या रिएक्टिव कहा जाता है या कैपेसिटिव कहा जाता है या प्रतिरोधक कहा जाता है? जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा। दो ट्रांसमिशन लाइनों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है या क्या माना जाता है? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कैपेसिटिव माना जाता है। हमेशा दो ट्रांसमिशन लाइनें होती है उनके बीच की जो दूरी होती है उनको। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। लंबी दूरी की जो लाइनें होती है तो उनका जो वोल्टता का मापन होता है वो किस प्रकार होता है? वोल्टता में या मिली वोल्ट में या किलो वोल्ट में होता है या माइक्रो वोल्ट में होता है? जल्दी से बता दीजिए जिस भी कैंडिडेट को आंसर पता है। लंबी दूरी की लाइनों हेतु वोल्टता का मापन किस प्रकार होता है? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी किलो वोल्ट में होता है। हमेशा आपको याद रखना है, यानी लंबी दूरी की जो लाइनें होती है उनके वोल्टेज का मापन। अगला हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। 132 केवी लाइन के लिए प्रयुक्त केबलें होती है हाई टेंशन, सुपर टेंशन, एक्स्ट्रा हाई टेंशन या एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज? कौन सा आंसर होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 132 किलो वोल्ट लाइन के लिए प्रयुक्त केबलें कौन सी होती है? यानी 1,32,000 वोल्टेज के लिए पूछी गई है। इसके अंदर आप कौन सी केबल का उपयोग करेंगे? जल्दी से बता दीजिए जिस भी कैंडिडेट को आंसर पता है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज। यह आपको याद रखना है, यानी 132 केवी की बात की गई है यहाँ पे। तो उसके लिए हमें कौन सी केबलें काम में लेनी पड़ेगी या काम में ली जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज। अगला हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। रबड़ की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है? जल्दी से बता दीजिए जिस भी कैंडिडेट को आंसर पता है। रबड़ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी मानी जाती है? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दीजिए। रबड़ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 30 किलो वोल्ट प्रति mm। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। एक केबल के लिए इंसुलेटिंग मटेरियल किस प्रकार का होना चाहिए? निम्न मूल्य वाला होना चाहिए या उच्च पैरावैद्युतिक सामर्थ्य वाला होना चाहिए या उच्च जो यांत्रिक सामर्थ्य होती है वो होना चाहिए या उपरोक्त सभी? कौन सा आंसर होगा? जल्दी से बता दीजिए। एक कोई केबल है उसका अगर हमें इंसुलेटिंग मटेरियल काम में लेना है तो वो किस प्रकार का होना चाहिए? इंसुलेटिंग पदार्थ उस केबल के ऊपर जल्दी से बता दीजिए किस प्रकार का होना चाहिए। हाँ तो दोस्तों इसका भी आंसर हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी। तो क्या होना चाहिए? एक तो निम्न मूल्य वाला होना चाहिए, यानी थोड़ा सस्ता भी होना चाहिए, और उच्च पैरावैद्युतिक सामर्थ्य भी होनी चाहिए उसकी, और उच्च यांत्रिक सामर्थ्य भी होनी चाहिए, यानी तीनों ऑप्शन होने चाहिए। अगला हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाग केबल को यांत्रिक चोट से बचाता है? बेडिंग, शीत, आर्मरिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं? जल्दी से बता दीजिए जिस भी कैंडिडेट को आंसर पता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग केबल को यांत्रिक चोट से बचाता है? यह भी कई बार एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्मरिंग। तो मैं आपको बताता हूँ आर्मरिंग किसे बोला जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं, इसको आर्मरिंग बोला जाता है। इससे क्या होता है? यांत्रिक चोट होती है, उससे केबल को सुरक्षा मिलती है। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 7 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। मध्यम वोल्टता की श्रेणी में आती है 33 किलो वोल्ट से ऊपर या 650 से 33 किलो वोल्ट या 250 से 650 वोल्ट के बीच में या 250 वोल्ट तक? यानी वोल्टता होती है उसको 4 भागों में बांटा गया। एक होती है निम्न वोल्टता, एक होती है मध्यम वोल्टता, एक होती है उच्च वोल्टता, एक होती है अति उच्च वोल्टता। तो आपको बताना है मध्यम वोल्टता होती है उसके अंदर कितने वोल्टेज
होती है? जल्दी से बता दीजिए, जिस भी कैंडिडेट को आंसर बताए। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर होगा सी, यानी मध्यम वोल्टता होती है उसके अंदर 250 से 650 वोल्ट तक आती है, और जो निम्न वोल्टता होती है उसके अंदर आती है 250 वोल्ट तक। आपको याद रखना है। एक होती है उच्च वोल्टता, उसके अंदर 650 वोल्ट से लेकर जो 33 किलो वोल्ट या 33,000 वोल्ट होती है उसके बीच में आती है। यानी ये जो बी ऑप्शन है ये उच्च वोल्टेज की श्रेणी होती है। और एक होती है अति उच्च वोल्टेज, यानी 33,000 वोल्ट से ऊपर की जो लाइन होती है उसको अति उच्च वोल्टेज में मापा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 8 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा? खंबे के साथ क्रॉस आर्म्स को कसा जाता है ताकि इंसुलेटर को कसा जा सके, या पोल की जो ताकत होती है उसको बढ़ाया जा सके, या तार बांधी जा सके, या न्यूट्रल तार खींची जा सके। कौन सा आंसर होगा? यानी एक खंबा है कोई भी, उसके ऊपर आपने देखा होगा जो इस प्रकार से लगे होते हैं, उसको क्या बोला जाए? क्रॉस आर्म। तो ये क्यों लगाए जाते हैं आपको बताना है कमेंट बॉक्स में टाइप करके। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी इंसुलेटर को कसने के लिए, यानी इनके ऊपर इंसुलेटर कसे जाते हैं और उनके ऊपर से वायर को स्थापित किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन 9 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा? यह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक ही पोल पर वितरण लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बोला जाता है जिसको, वह रोड लाइट होती है, वो स्थापित की जाती है। तो जो दो खंबे होते हैं तो उनके जो बीच की दूरी होती है वो कितने मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए? कितने मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए? जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। 100 मीटर से, या 60 मीटर से, या 45 मीटर से, या 30 मीटर से। कौन सा आंसर होगा? जब एक पोल पर वितरण लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन व रोड लाइट स्थापित होती है तब दो खंभों के बीच की दूरी मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। कौन सा आंसर होगा? कितने मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए दो खंभों के बीच की दूरी? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 45 मीटर से। आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा? जनरेटर वाइंडिंग का तापमान मापने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? थर्मोकपल का, पायरोमीटर का, रेजिस्टेंस थर्मामीटर का, या थर्मामीटर का? कौन सा आंसर होगा? जल्दी से टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जिसको भी पता है। जनरेटर वाइंडिंग का तापमान मापने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी रेजिस्टेंस थर्मामीटर। यानी जो वाइंडिंग होती है जनरेटर की उसका तापमान मापने के लिए रेजिस्टेंस थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। यानी जो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध को मापने के बाद में ही ये जो रेजिस्टेंस थर्मामीटर होता है ये इसका मापन करता है। यानी इसका तापमान कितना है वो भी डिग्री सेल्सियस में करता है, यानी अनुमान लगाता है उसके रेजिस्टेंस के हिसाब से। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो उसका तापमान भी कम होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसका तापमान ज़्यादा होगा, यानी वाइंडिंग ज़्यादा गर्म हो जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 11 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा? एक SCR में किस चीज़ के मिश्रित गुण होते हैं? रेक्टिफायर व रेजिस्टेंस के, या रेक्टिफायर व ट्रांजिस्टर के, या रेक्टिफायर व कैपेसिटर के, या रेक्टिफायर व फिल्टर के? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SCR का मतलब होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। SCR का नाम होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। कौन सा आंसर होगा जल्दी से बता दीजिए। ये DMRC में पूछा गया क्वेश्चन है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी रेक्टिफायर व ट्रांजिस्टर के गुण मिश्रित होते हैं एक SCR के अंदर या सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के अंदर हमेशा। अगला हमारा क्वेश्चन 12 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। BJT का पूरा नाम क्या है? ये कई बार एग्जाम से पूछा जाता है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है जो IT इलेक्ट्रीशियन बेस पे वैकेंसी होती है उसके अंदर। BJT का पूरा नाम क्या है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, या बायोनेट जंक्शन ट्रांजिस्टर, या बेस्ट जंक्शन ट्रांजिस्टर, या उपरोक्त सभी? कौन सा आंसर होगा जल्दी से बता दीजिए। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ए आंसर होगा इसका राइट। चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। BJT के बारे में ये क्या होता है?
यानी बीजेटी का पूरा नाम होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये तो आपको बता ही दिया। यानी बीजेटी 3 परत वाली एक अर्धचालक युक्ति होती है, जिसकी परत कितनी होती है 3, और यह 2 N प्रकार और एक P प्रकार परत हो सकती है, यानी 2 N और एक P हो सकती है। इसको NPN बोला जाता है, यानी यह NPN ट्रांजिस्टर भी कहलाता है। इसको कई बार हम NPN ट्रांजिस्टर भी बोल सकते हैं। आपने देखा होगा बुक्स में लिखा होता है NPN ट्रांजिस्टर, तो वो इसी को बोलते हैं बीजेटी को। और यदि 2 P प्रकार की परत के बीच एक N प्रकार की परत स्थापित हो तो उसको PNP ट्रांजिस्टर बोल देते हैं। यानी अगर जो 2 N है उसकी जगह पे 2 P हो और P की जगह पे N हो, इसका मतलब 2 P हो गए और एक N हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको PNP ट्रांजिस्टर बोला जाता है। यानी हम मान सकते हैं अर्धचालक में धारा प्रवाह है जो वीवर या होल्स बोल सकते हैं या इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, इसलिए यह बाइपोलर युक्ति कहलाता है, इसलिए इसको बाइपोलर युक्ति बोला जाता है। तो समझ में आ गया होगा आपको जो बीजेटी होता है वो क्या होता है। यानी ये एक प्रकार से NPN और PNP ट्रांजिस्टर होते हैं, यानी परत पे निर्भर करता है इनकी परत किस प्रकार की है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। स्लिप रिंग प्रेरण मोटर या स्लिप रिंग जो इंडक्शन मोटर होती है उसके अंदर कौन सा स्टार्टर काम में लिया जाता है, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर या स्टार डेल्टा स्टार्टर या रोटर प्रतिरोध स्टार्टर या DOL स्टार्टर, कौन सा आंसर होगा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछा गया है, जल्दी से बता दीजिए जिस भी कैंडिडेट को आंसर पता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टार्टर कौन सा काम में लिया जाता है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा C, यानी रोटर प्रतिरोध स्टार्टर काम में लिया जाता है हमेशा। यानी उस स्टार्टर को रोटेटिंग करते हैं तो उसके अंदर रेजिस्टेंस लगे होते हैं, उनका मान कम या ज़्यादा होता है। उसी प्रकार से जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसको कंट्रोल किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। इंसुलेशन प्रतिरोध मापन के लिए सर्वोत्तम या सबसे अच्छी विद्युत सप्लाई कौन सी होती है। इंसुलेशन प्रतिरोध किसके द्वारा मापा जाता है, मैग्नीमीटर के द्वारा। तो कौन सी सप्लाई होती है, दिश धारा, प्रत्यावर्ती धारा, पल्सेटिंग धारा या दोलन धारा, कौन सा आंसर होगा, जल्दी से बता दीजिए। यह तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको गलत नहीं करना है। इंसुलेशन प्रतिरोध मापन के लिए सबसे अच्छी विद्युत सप्लाई कौन सी मानी जाती है, या मैग्नीमीटर होता है उसके अंदर कौन सी सप्लाई दी जाती है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा A, यानी दिश धारा, DC होता है हमेशा, आपको याद रखना है। A आंसर हो जाएगा इसका राइट। अगला हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ब्रूस होल्डर रोकर आर्म और कंप्यूटर को साफ करने के लिए किस चीज का प्रयोग करना चाहिए, पेट्रोल का या कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसको CTC बोला जाता है, या लुब्रिकेंटेड ऑयल होता है या मिट्टी का तेल, कौन सा आंसर होगा, या कच्चा तेल होता है मिट्टी का तेल। जल्दी से बता दीजिए जिस भी कैंडिडेट को आंसर पता है। ब्रूस होल्डर रोकर आर्म और कम्यूटेटर को साफ करने के लिए किस चीज का प्रयोग करना चाहिए। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा B, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC का प्रयोग करना चाहिए हमेशा। अगला हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। UPS का पूरा नाम क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई या उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस या यूनियन पब्लिक सर्विस या अंडर पावर सिस्टम, कौन सा आंसर होगा दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। ये भी कई बार एग्जाम से पूछा जाता है क्वेश्चन। UPS का पूरा नाम क्या होता है, ये एक प्रकार से इन्वर्टर होता है छोटा। UPS का पूरा नाम क्या होता है। हाँ तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा A, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई।